एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंत्र कहानी, जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मंत्र कहानी की संपूर्ण हिंदी व्याख्या और बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में जिसमें मैंने हिंदी गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बात, और जिसके लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। बात शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। मैंने वीडियो उपलब्ध करा दिया है जिसमें मैंने बताया है बात पाठ की संपूर्ण हिंदी व्याख्या। आप उस वीडियो को भी देख लें। और 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें और अपने मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़ें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित मंत्र शीर्षक कहानी को पढ़ना। और यह जो है हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं, गद्यांश आधारित जो प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वो आपकी वार्षिक परीक्षा हो, यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर को आप कायदे से पढ़िएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो यहां से शुरू होती है मंत्र शीर्षक की कहानी। संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डॉक्टर साहब की मोटर कार सामने खड़ी हुई थी कि उन्होंने देखा कि दो कहार एक डोली लिए हुए आ रहे हैं। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था और डोली के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी लाठी के सहारे चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई, यानी डोली जो थी वह डॉक्टर साहब के औषधालय यानी चिकित्सालय के हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका और बूढ़े ने धीरे धीरे आकर के द्वार पर जो चिक पड़ी थी उससे झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे। और वहां की जमीन भी काफी ज्यादा साफ सुथरी थी डॉक्टर साहब के औषधालय की, और इसलिए उन्हें भय हो रहा था कि यदि हम यहाँ पर पैर रख देंगे तो ऐसा ना हो कि कोई घुड़क दे। इसलिए आगे क्या होता है, डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। और वो बूढ़ा इतना डर रहा था कि जब डॉक्टर साहब मेज के सामने खड़े थे तब भी वह उनसे कुछ भी नहीं कह सका। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। कहना ही चाह रहा था कि तब तक डॉक्टर साहब ने क्या कहा, डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। डॉक्टर साहब ने अपना सिगार जलाया और कहा कि जाओ कल सवेरे आ जाना। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। डॉक्टर साहब ने कहा कि कल सवेरे लेकर के आना, क्योंकि इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, दुहाई है सरकार की, मेरा लड़का मर जाएगा, क्योंकि कई दिन से बीमार है। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। इतना वो कहने ही वाला था कि डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर साहब ने क्या देखा
घड़ी को देखा और घड़ी में 10 मिनट मात्र बाकी था, उनके खेल का समय हो रहा था। इसलिए उन्होंने गोल्फ की स्टिक खूंटी से उतारते हुए कहा कि कल सवेरे आओ, जाओ कल सवेरे आओ, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतारी और डॉक्टर साहब के चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। बूढ़े ने पगड़ी उतार करके चौखट पर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हुजूर एक निगाह तो देख लीजिए, बस एक निगाह, क्योंकि लड़का काफी दिनों से बीमार है, 4 दिन से उसकी आंखें नहीं खुली हैं, लड़का मेरा हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती हुए, आपका यशोगान हो, आप तरक्की करें, हे दीन बंधु, बस एक नजर देख लीजिए। ऐसे उजड़ देहाती यहां प्रायः रोज आया करते थे। ऐसे उजड़ देहाती डॉक्टर साहब के औषधालय में प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे और डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित हो गए थे। कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही कुछ कहे, पर वह अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी ही रट लगाते जाएंगे। यदि उनके खेलने का समय है तो वो खेलने जरूर जाएंगे, चाहे कोई भी कुछ कितना ही क्यों ना कह दे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। धीरे से उन्होंने चिक उठाई और बाहर निकल करके मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर साहब के पीछे दौड़ते हुए चला और बोला कि सरकार दया कीजिए, बड़ा धर्म होगा, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में मेरा इस लड़के के सिवा कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मगर डॉक्टर साहब इतने क्रूर थे कि उन्होंने उस बूढ़े की ओर मुंह फेर कर और ना ही उस बच्चे की ओर मुंह फेर कर देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, और मोटर कार में बैठ गए और क्या बोले कि जाओ कल सवेरे आना, अब मेरे पास समय भी नहीं है। मोटर चली गई, मोटर कार चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। बिल्कुल सच कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था, शायद इस चीज का उस बूढ़े को अब भी विश्वास ना आता था। क्यों? क्योंकि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। सभ्य संसार इतना निर्मम है, इतना कठोर है, इस चीज का उसे अभी तक अनुभव ही नहीं हुआ था। क्यों? वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। वह बूढ़ा उन पुराने जमाने के जीवों में से एक था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। वह बूढ़ा उस जमाने में से एक था जो लगी हुई आग को बुझाने। पुराने जमाने में जब गांव में आग लग जाती थी तो सभी मिलकर के बुझा देते थे और मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उसमें से एक था
था, लेकिन जब उसने देखा कि डॉक्टर साहब बिल्कुल भी नहीं रुके और मोटर कार में बैठकर चले गए, तो वह एक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा और मोटर कार की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि इस जमाने में न जाने कैसे कैसे कठोर हृदय वाले लोग हैं। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। जब तक बूढ़े व्यक्ति को मोटर दिखाई दी, तब तक वह खड़ा टकटकी लगाए उस मोटर की ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। शायद वह सोच रहा था कि हो सकता है डॉक्टर साहब लौट आए, इसलिए वह वहीं पर खड़ा था। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। फिर उसने कहारों से कहा कि चलो डोली को लेकर के चलो। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया, किस्मत ठोक ली। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। सभी डॉक्टरों से निराश होकर के वह बूढ़ा व्यक्ति अपने लड़के को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास आया हुआ था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए आया था। यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया, किस्मत ही ठोक ली कि अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है, अब मेरे बस की बात नहीं है। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। और उसी रात को क्या हो गया, उस बूढ़े व्यक्ति का वो 7 साल का हंसता खेलता बच्चा इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही बालक एक आधार था और इसी का मुंह देखकर वह जीते थे और इसी बच्चे का मुंह देख करके वह दोनों बूढ़े माता पिता जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। आगे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि कई साल गुजर गए। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश कमाया और साथ ही साथ धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य की खूब रक्षा की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने स्वास्थ्य के बारे में काफी देखभाल की। अपने स्वास्थ्य के लिए वो हमेशा नियम बनाकर चलते रहे। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर चड्ढा के एक लड़का था और एक लड़की थी। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। डॉक्टर चड्ढा का आधार कौन था? उनका एकमात्र लड़का था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी और आज उसी बच्चे की यानी उसी लड़के की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ
कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। छोटा सा प्रहसन खेलने की भी तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था और वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश इधर तो आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश ना मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। सहसा एक रमणी ने कैलाश के पास आकर के कहा कि तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे भी दिखा दो। और कैलाश डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम था। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी नाम था उस रमणी का और उससे कैलाश ने कहा कि इस वक्त मुझे क्षमा कर दो, कल तुम्हें सांप दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। और यह विद्या उसने किससे सीखी थी? एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था, यही उसका क्या था? व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। लेकिन जो आग्रह वह कर रही थी उस आग्रह के लिए सही समय नहीं था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। मृणालिनी को इन बातों का जरा भी ध्यान न आया कि जब वो सांप देखने जाएगी तो सभी लोग उन सांपों को देखने के लिए जाएंगे और भीड़ भी हो जाएगी। भीड़ को देखकर सांप चौंक जाएंगे और रात का समय है, सांपों को छेड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन बातों का मृणालिनी को जरा भी ध्यान न था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। कैलाश ने कहा कि कल तुम्हें सांप जरूर दिखा दूंगा, लेकिन इस वक्त सही समय नहीं है उन्हें दिखाने का, क्योंकि कमरे में इस वक्त तिल रखने के भी जगह नहीं मिलेगी। सभी लोग तो सांप देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। एक महाशय ने छेड़ते हुए कहा कि दिखा क्यों नहीं देते हो? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, आप हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने क्या किया? दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़
खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो वह बोली, क्या बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए भी तो। एक साहब ने ठहाका लगाया और कहा कि आप तो देखना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन कोई दिखाने वाला भी तो होना चाहिए। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुवर बजाना शुरू किया। जैसे ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, कैलाश ने क्या किया, मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले गया और महुवर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वह कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। मृणालिनी बार बार मना कर रही थी कि इन सांपों को गर्दन में मत डालो, इन्हें दूर से ही दिखा दो, बस जरा इन्हें नचा दो। क्योंकि कैलाश की गर्दन में जब सांपों को लिपटते हुए मृणालिनी देखती थी तो उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सन्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका दी, दांत तोड़ डाले होंगे। तभी एक मित्र ने कहा कि हो सकता है आपने इन सांपों के दांत तोड़ डाले होंगे, तभी तो ये आपके इशारों पर नाच रहे हैं। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। कैलाश ने कहा, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। कैलाश ने कहा कि दांत तोड़ना तो मदारियों का काम है, मैंने किसी भी सांप के दांत नहीं तोड़े हैं, आप कहते हैं तो दिखा दूं। और उसने इतना कहते हुए एक काले सांप को पकड़ लिया और कहा कि इससे बड़ा और इससे जहरीला सांप मेरे पास नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, अगर यह सांप किसी को काट लेता है तो आदमी आनन फानन में तुरंत मर जाएगा, लहर भी ना आए, उसे लहर भी नहीं आएगी, क्योंकि यह बहुत विषैला सांप है। इसके कांटे का मंत्र नहीं और इसके कांटे का कोई मंत्र भी नहीं है। इसके दांत दिखा दूं? क्या आप सभी इस सांप के दांत देखना चाहते हैं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। एक मित्र ने फिर कहा, मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं कि इन सांपों के दांत तुमने नहीं तोड़ा है। तो वीडियो को आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें। और मैं आपको शेष कहानी वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा, संपूर्ण हिंदी व्याख्या बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से इस कहानी का भावार्थ पता चल सके। और यदि आप इस कहानी को अच्छे मन से, सच्चे मन से पढ़ते हैं तो आपकी भावना भी बदल जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।